Hello everyone, my name is Shyam Kishore and I welcome you all on my official YouTube channel of Aspirants Aboard Ascend as Aviators। तो गाइज हम लोग ग्रामर स्टार्ट कर चुके हैं और ग्रामर में हम लोग पहला लेक्चर जो है ग्रामर की गाथा लिख रहे हैं हम लोग एक तरह से। तो पहला जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका था। मैंने आपको उस जो लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ ग्रामर का लेक्चर 1, उसके बेसिस पे हमने आपको 2 दिन क्विज भी कराए हैं। कल का भी क्विज उसी के ऊपर था, आज का भी क्विज उसी के ऊपर था, साथ में कुछ वोकैब के भी क्वेश्चंस थे। तो ग्रामर में अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे मतलब उसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा आगे एग्जांपल्स की बात करेंगे, है ना। मैं बिल्कुल भी एकदम किसी भी जल्दबाजी में नहीं हूँ, आराम से आपको पढ़ाऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स। कभी भी ये मत सोचिएगा कि वो छोटे छोटे एग्जांपल्स होंगे, ही इज अ बॉय एंड शी इज अ गर्ल, ऐसा कुछ नहीं भाई। बहुत अच्छा एग्जांपल एक आपको लेके बहुत अच्छे से सेंटेंस का, क्या मैं हमेशा जो कहता रहता हूँ कि सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना आपको मैं सिखाऊंगा। तो हाँ, लेकिन स्टार्ट वहीं से करते हैं जहां पे हमने आखिरी क्लास खत्म किया था, है ना। मैंने आपको कहा था कि एक प्रॉपर क्लास जैसे चलती है वैसे ही हम लोग चलने वाले हैं। तो लास्ट टाइम हमने इस पॉइंट पे आके खत्म किया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। हम क्या देख रहे थे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट को, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल, 5 स्टार रूल है भाई, ये 5 स्टार रूल है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट विल बी अप्लाइड, हर जगह पे अप्लाई है। क्या रूल था? बिल्कुल एक सीधा सा सेंटेंस मैं आपके लिए लिखता हूं कि सेंटेंस का फर्स्ट प्रीपोजिशन ले लो, पहला प्रीपोजिशन जो सेंटेंस में आया होगा के जस्ट पहले वाला वर्ड, सेंटेंस के फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। क्लियर? ठीक है, यही हमारा सब्जेक्ट है, और वर्ब चाहे जितनी भी दूर होगा, वर्ब उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, है ना, जो हमारा सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट होगा कहां? जो हमारा पहला प्रीपोजिशन होगा, पहले प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड, पहले प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड हमारा क्या होगा? बोलो, सब्जेक्ट होगा। थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं इस पे, आपको अभी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं करवाने वाला हूं, थोड़ा आपको समझाते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। थोड़ा आपको बताते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है ना। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा सिंटैक्स चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है ना। तो इन चीजों को आप कैसे समझेंगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो देखो, सब्जेक्ट के बारे में तो आप जानते हो, क्या आप बोलते हो उसको कि डूअर ऑफ एक्शन है, यानी जो भी काम कर रहा है सेंटेंस में वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, डूअर ऑफ एक्शन है। क्लियर? ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बोलेंगे? अच्छा, एक चीज जरूर ध्यान रखना बच्चों कि जो सब्जेक्ट बन सकता है वही ऑब्जेक्ट बन सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिसके ऊपर उस एक्शन का इफेक्ट पड़ेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं, मैं अच्छे से लिख रहा हूं, बकायदा लिख लीजिएगा, कि जिसके ऊपर एक्शन का इफेक्ट हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे जो काम कर सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है, जो काम कर सकता है ना, काम का फर्क भी उसी के ऊपर पड़ सकता है। जो काम ही नहीं कर सकता उसके ऊपर क्या काम का फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मैं ये कहूं कि नाउन और प्रोनाउन, सिर्फ यही दोनों ऐसे हैं, सिर्फ यही दोनों ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है भाई, फिर वही चीज हर बार मैं उसी 8 पार्ट्स पे चला जाऊंगा। मतलब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच था, 8 तरीके के शब्द थे, उन 8 तरीके के शब्दों में सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के पास एक काबिलियत है कि वो सब्जेक्ट बन सकता है। और अगर सिर्फ नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है तो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही है जो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। और कभी कोई वर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, कोई प्रीपोजिशन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। फिलहाल ये बेसिक रूल है। मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना है तो या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। भाई नाउन मतलब कोई नाम, जैसे कि कोई कोई भी चीज, है ना। बहुत सारे नाउन होते हैं, आपको इतना तो पता ही होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, बहुत सारे नाउन है। प्रोनाउन मतलब कि उसके बदले में नाउन। प्रोनाउन मैंने आपको बताया था कि प्रो वर्ड का क्या मतलब होता है। प्रो का मतलब होता है फॉर। जब भी किसी वर्ड के पहले प्रो लग जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा फॉर। प्रो बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं किसको? आरएसएस को। क्यों? क्योंकि बीजेपी के लिए, बीजेपी के फेवर में काम करती है। समझे कि नहीं? प्रो का मतलब फॉर, यानी नाउन, और जो नाउन के लिए है यानी प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन ऐसे हैं जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं और कोई ऐसा नहीं कर सकता।
क्लियर है? और 8 तरीके के शब्दों में सिर्फ यही 2 तरीके के ऐसे शब्द हैं, नाउन और प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। मैंने आपको बताया ही कि जो सब्जेक्ट बन सकता है वही ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जो काम ही नहीं कर सकता उसके ऊपर काम का क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो काम कर सकता है उसके ऊपर काम का फर्क भी पड़ सकता है। क्लियर है? अब देखिए, ये तो बेसिक रूल हो गया। ग्रामर में प्रॉब्लम यही है। ग्रामर में अगर सच में कुछ प्रॉब्लम है तो कोई भी एक रूल ना बहुत 100% एग्जांपल पे सस्टेन नहीं करेगी। कुछ एक्सेप्शंस है 100%, लेकिन हाँ एक्सेप्शंस है तो कुछ ना कुछ लॉजिक है ना? बिना लॉजिक को समझे एक्सेप्शन को आप समझेंगे, है ना, एक्सेप्शन को याद करने की कोशिश करेंगे सीधा सीधा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा लॉजिक समझिए। एडजेक्टिव के पास ये एबिलिटी है, एक एडजेक्टिव को हम नाउन में चेंज कर सकते हैं। हम एक एडजेक्टिव को नाउन में चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा करने के लिए एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। और क्योंकि अब एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल लगाने से एडजेक्टिव नाउन में चेंज हो चुका है, इसलिए इस तरह का जो फॉर्म होगा ये भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है, द प्लस एडजेक्टिव। मतलब जैसे पुअर एडजेक्टिव है, ठीक, पुअर मतलब गरीब, लेकिन द पुअर का मतलब क्या हुआ? पुअर पीपल, गरीब लोग। तो द पुअर सब्जेक्ट बन सकता है, द पुअर ऑब्जेक्ट बन सकता है। पुअर नहीं बन सकता, पुअर एडजेक्टिव है, लेकिन पुअर के पहले अब द लग गया तो द पुअर पूरा का पूरा क्या हो गया? नाउन बन गया। द पुअर पूरा का पूरा क्या बन गया? नाउन बन गया। और क्योंकि ये नाउन बन गया इसलिए अब इसके पास काबिलियत है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बोलो? तो पुअर, द पुअर का मतलब पुअर पीपल, ठीक है। द ब्यूटीफुल मतलब ब्यूटीफुल गर्ल्स, द हैंडसम मतलब हैंडसम बॉयज, ठीक है। द ग्रेट मतलब ग्रेट मैन, ग्रेट पीपल, ग्रेट विमेन, ऐसा बोल सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? द ब्रेव का मतलब बहादुर लोग, ठीक है, ब्रेव पीपल। तो एक तरीका ये हुआ कि एडजेक्टिव के पास भी भाई सबसे पहले नाउन प्रोनाउन ओके है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एकदम ध्यान से समझते रहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है इसकी बात कर रहे हैं। तो पहला चीज है कि नाउन प्रोनाउन बन सकता है भाई, बहुत बढ़िया। सेकंड कि हमारा एडजेक्टिव भी एक तरीके से बन सकता है, और वो तरीका ये होगा कि उसके पहले द लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तीसरा, वर्ब के पास भी ये काबिलियत है कि वो नाउन बन सकता है, उसके भी अलग अलग तरीके हैं। वर्ब के पास, लोग कहते हैं कि वर्ब भी सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब सब्जेक्ट नहीं हो सकता। वर्ब पहले नाउन बनेगा तब सब्जेक्ट बनेगा। मतलब सब्जेक्ट बनने के लिए या ऑब्जेक्ट बनने के लिए जैसे सीधा सीधा एडजेक्टिव नहीं बन पाया, उसके पहले द लगाना पड़ा, ठीक उसी तरीके से वर्ब भी सीधा सीधा सब्जेक्ट नहीं बन सकता या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, उसको भी पहले नाउन में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? उसको भी पहले नाउन में चेंज करना पड़ेगा। अब समझिएगा, एडजेक्टिव जब नाउन बना तो ये किस तरह का नाउन बनेगा? द पुअर मतलब क्या? एक गरीब आदमी नहीं, बहुत सारे। मतलब ये जो नाउन बनेगा ना, ये हमारा प्लूरल नाउन बनेगा। ये जो हमारा नाउन बनेगा ये कैसा नाउन बनेगा? प्लूरल नाउन बनेगा। इसका क्या फायदा हुआ? क्योंकि अगर नाउन प्लूरल बन गया तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, तो वर्ब भी कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। यानी कि अगर द पुअर के बाद में इज या आर में से कुछ लगाना हो तो कोई डाउट नहीं है, 100% आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। द पुअर आर, वी कैन से द पुअर आर द मोस्ट माइजरेबल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, है ना। द पुअर आर, ठीक है। द ब्रेव आर, द जेनरस आर, द ब्यूटीफुल आर। क्लियर है? प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। तो एडजेक्टिव हमारा जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना तो पहले द आर्टिकल लिया, और ऐसा होने से वो नाउन बन गया। अब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन वो कैसा नाउन बना? प्लूरल नाउन, इसलिए कैसा बदलेगा? प्लूरल। क्लियर है? नेक्स्ट, अब जब हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि वर्ब कैसे कैसे नाउन बन सकता है। भाई वर्ब तो समझो कि वर्ब तो सबसे बेसिक एसेंस है एक सेंटेंस का। A sentence can exist without a noun. A sentence can exist without a pronoun. A sentence can exist without anything except verb. बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता। बाकी चाहे किसी के भी बिना हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता। तो समझिए कि जो भी हमारे चैप्टर्स है ना, उसमें वर्ब ही सबसे ब्रॉड चैप्टर है, और वर्ब को ही सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से हमें समझना होता है। तो समझिएगा कि वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा नाउन में। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि एक वर्ब है और इस वर्ब को हम नाउन में बदलने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या तरीका है देखेंगे। सबसे पहला तरीका, आप क्या कीजिए,
टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ये नाउन की तरह काम कर सकता है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा एक्टिव पैसिव यही खत्म हो जाएगा, बट इतना बता दूं कि ये स्ट्रक्चर एक्टिव का है और इसी का जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो यानी इन दोनों फॉर्म में होकर एक वर्ब नाउन बन सकता है, इन दोनों फॉर्म में। मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा कि टू राइट बुक्स फॉर स्टूडेंट्स of class 10th is oblique are not a difficult task। ठीक, to write books for students of class 10th is oblique are मतलब इस यार में से कोई एक सही होगा, not a difficult task, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि क्लास की 10वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए किताबें लिख दी जाए, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मतलब क्या होगा बोलो, इज होगा कि आर होगा? अभी कैसे पता चलेगा? अभी ऐसे पता चलेगा कि जब वर्ब नाउन बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव जब नाउन बना था तो एडजेक्टिव कैसा नाउन बना था? प्लूरल नाउन। तो वहां पे तो क्लियर था कि प्लूरल नाउन बना था। जब वर्ब नाउन बनेगा तो ये कैसा नाउन बनेगा? ये सिंगुलर नाउन बनेगा। कैसा नाउन बनेगा? सिंगुलर नाउन बनेगा। और क्योंकि ये नाउन सिंगुलर बनेगा, एक आधा एग्जांपल में प्लूरल बनेगा, एक्सेप्शन को साइड में रखिए, है ना भाई। देखो पढ़ने का ये तरीका है, सबसे पहले जनरल बात पढ़ते हैं जो 95% एग्जांपल पे अप्लाई होगी, 95% जगह पे, फिर 5% एक्सेप्शन है, उसको बाद में पढ़ते हैं। तो अगर जब वर्ब नाउन बनेगा तो सिंगुलर नाउन बनेगा, और इसलिए उसके साथ वर्ब भी कैसा लगाना पड़ेगा? सिंगुलर वर्ब भी लगाना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, ऐसा करके, जैसे टू राइट, ये टू राइट ये इसकी तरह काम कर सकता है ना, टू राइट। जैसे छोटा, चलो ये बड़ा एग्जांपल, यहां पे इज सही होगा, आर गलत होगा। बड़ा एग्जांपल हो गया, छोटा एग्जांपल, टू स्विम इज एन आर्ट, टू स्विम इज एन आर्ट। क्या सब्जेक्ट लगता है आपको इसमें? ये इज वर्ब है तो ये सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? और अगर ये सब्जेक्ट हुआ तो नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। ये प्रोनाउन तो है नहीं भाई, प्रोनाउन तो क्लियर है ना, आई ही शी दे, तो इसका मतलब ये क्या है? नाउन। यानी यहाँ पे ये जो टू स्विम है ना, इस वर्ब की तरह नहीं काम कर रहा है, ये किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है, और इसलिए वर्ब कैसा आ गया यहाँ पे? इट्स सिंगुलर वर्ब है। बोलो समझ में आएगी? तो ऐसे आपको समझना है। ठीक है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस तरह से भी बन सकता है। ठीक है, जैसे आप कहेंगे सर सिर्फ एक्टिव वाला एग्जांपल दिया आपने, पैसिव वाला एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल पैसिव वाला एग्जांपल देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आप चाहें। ऑनलाइन पढ़ने का ये बेनिफिट है, वरना क्लास में तो बच्चे चिल्लाते रहते हैं, सर अभी नहीं हुआ मेरा, अभी मुझे लिखने दीजिए। ठीक, ध्यान से देखिए, जैसे मैंने लिखा टू बी इन्वॉल्व in a conspiracy will surely not improve your image। एक षड्यंत्र में शामिल होना, टू बी इन्वॉल्व इन, है ना, टू बी इन्वॉल्व इन अ कॉन्स्पिरेसी विल श्योरली नॉट इंप्रूव योर इमेज। तुम्हारा इमेज को इंप्रूव नहीं करेगी 100%, निश्चित ही। एक 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 कॉन्स्पिरेसी में, अच्छा आप पूछेंगे पैसिव क्यों हो गया है, टू इन्वॉल्व क्यों नहीं हुआ? क्योंकि व्यक्ति खुद को कॉन्स्पिरेसी में नहीं शामिल करता है, वो किसी के द्वारा शामिल किया जाएगा एक षड्यंत्र में। इसलिए जब काम खुद नहीं हो, किसी और के द्वारा हो, तो पैसिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो टू बी इन्वॉल्व इन अ कॉन्स्पिरेसी विल श्योरली नॉट इंप्रूव योर इमेज, है ना, इस तरह का हम सेंटेंस बोल सकते हैं। मेरी बात आप समझे? तो यहाँ पे ये जो पूरा है टू बी इन्वॉल्व, है ना, टू बी इन्वॉल्व, ये एक तरीके से टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा क्या हुआ? नाउन की तरह काम कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? धीरे धीरे इन स्ट्रक्चर्स को आप समझिएगा, धीरे धीरे, है ना। पहले छोटे एग्जांपल, बड़े एग्जांपल, धीरे धीरे एग्जांपल का साइज बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहला तरीका ये हुआ कि वर्ब को क्या बनाना है? बोलो, नाउन बनाना है। अच्छा, क्या तरीका है? टू लगा दो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा, है ना। ये पैसिव है, ये एक्टिव है, ये दोनों भी नाउन बन सकते हैं, इनके पास काबिलियत है, ये हमारा एक तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है देखते हैं, ध्यान से देखिए आप।
सेकेंड हमारा तरीका ये है कि आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म में भी एक काबिलियत है कि वो नाउन बन सकता है, वो सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये एक्टिव है, तो उसका पैसिव क्या था, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक उसी तरीके से वर्ब का आईएनजी फॉर्म का पैसिव क्या होता है, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब इस स्ट्रक्चर का पैसिव ये है, जैसे मैंने लिखा था टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसका पैसिव था टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो ये एक्टिव है और ये क्या है बोलो, पैसिव। इसके पास भी ये अब काबिलियत आ चुकी है ना, इस फॉर्म के पास एक काबिलियत है कि ये सेंटेंस में क्या बन सकता है बोलो, ये सेंटेंस में हमारे बन सकता है, किसकी तरह काम कर सकता है, सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, सब्जेक्ट की तरह कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह कर सकता है। जैसे आप कहेंगे कि सर बार बार सब्जेक्ट ही बना के दिखा रहे, ऑब्जेक्ट बना के दिखाइए। जैसे मैंने कहा आई लाइक, ठीक है, आई लाइक बुक्स। अब जरा समझना, आई लाइक बुक्स, छोटा एग्जांपल से मैं शुरू करता हूं, इसी को बड़ा करूंगा, देखिएगा। आई लाइक सब्जेक्ट, इतना तो समझ में आ रहा होगा, ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या लिखा, आई लाइक राइटिंग बुक्स, आई लाइक राइटिंग बुक्स। अब क्या हुआ, अब ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। बना कि नहीं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बन गया राइटिंग, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो गया, यानी कि ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, तभी तो ऐसा हुआ, अदरवाइज ऐसा होता क्या कभी। अच्छा, दूसरा एक और चीज है, खैर अभी मैं यहां पे नहीं जाना चाहूंगा कि फिर ये बुक्स क्या है सर, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये बुक्स क्या है, ये बुक्स इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट है, ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट में बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, वहां अभी नहीं घुसता हूं, वो चीज बाद में समझूंगा जब फाइनाइट, बाद में आपको समझाऊंगा जब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे। फिलहाल समझिए कि राइटिंग को नाउन बना के दिखाना था, आपको दिखाया मैंने कि ऐसे नाउन बना सकते हैं। क्लियर? ऐसे नाउन बना सकते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने जो सेंटेंस ऊपर लिखा था टू स्विम इज एन आर्ट, तो स्विमिंग इज एन आर्ट भी बोल सकते हैं, स्विमिंग इज एन आर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ये सेंटेंस, जरा देखिएगा, चलिए एक बड़ा सा सेंटेंस, हमेशा बच्चे कहते हैं सर छोटा सेंटेंस एग्जाम में नहीं आता, बड़ा सेंटेंस बनिए, बड़ा सेंटेंस लो भाई, है ना। पेइंग फॉर मोस्ट ऑफ द लीक्स, या इन कर लीजिए, पेइंग इन मोस्ट ऑफ द लीक्स हैज ऑब्लिक हैव मेड हिम अ बेटर प्लेयर। सबसे पहले तो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्या मीनिंग है, मीनिंग क्लियर करने के लिए, मीनिंग के लिए सेंटेंस का सही होना बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई, ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना कि सेंटेंस जब सही होगा तभी मीनिंग सही निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेंटेंस सही होगा नहीं होगा उससे हैज और हैव का पर्टिकुलर कोई मीनिंग थोड़ी होता है, हैज और हैव का क्या मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं। इस सेंटेंस की पूरी मीनिंग निकालने में हैज और हैव का कुछ हिंदी निकलेगा क्या, कोई हिंदी नहीं है हैज हैव का। तो ध्यान से समझिएगा, प्लेइंग इन मोस्ट ऑफ द लीग्स, यानी बहुत सारे जितने ज्यादातर जो लीग हैं, ऑब्वियसली किसी किसी प्लेयर की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट की बात ले सकते हैं, यहाँ प्लेइंग क्रिकेट हो भी सकता था। प्लेइंग इन मोस्ट ऑफ द लीग्स हैज ऑब्लिक हैव मेड हिम अ बेटर प्लेयर, मतलब बहुत सारे लीग्स में खेलने से या खेलते हुए, मतलब खेलना जो है उसको एक बेटर प्लेयर बना दिया, ठीक है, उसको बहुत सारे लीग्स में खेलना ही उसको एक बेटर प्लेयर बनाया है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं कि ये वर्ब है, तो वर्ब के पहले जो है वो सब्जेक्ट है, वर्ब के पहले जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। और आपको अभी मैंने एक रूल बताया, क्या बताया, कि पहला प्रीपोजिशन इन है और पहले प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड क्या है बोलो, सब्जेक्ट है। तो प्लेइंग यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ कि नहीं, प्लेइंग सब्जेक्ट हुआ कि नहीं बोलिए, प्लेइंग ही तो यहाँ का सब्जेक्ट है, खेलने ने तो बनाया उसको, वर्ब क्या है, बनाया, और किसने बनाया, तो प्लेइंग, तो प्लेइंग यहाँ का सब्जेक्ट है। और अगर ये सब्जेक्ट है इसका मतलब ये नाउन है ना, इसका मतलब ये नाउन बन गया है। तो और कैसा नाउन बनेगा भाई, अभी बताया आपको कैसा नाउन बनेगा, वर्ब जब नाउन बनेगा तो कैसा नाउन बनेगा, सिंगुलर नाउन बनेगा, सिंगुलर नाउन बनेगा, चाहे किसी भी फॉर्म से जाए, चाहे आपका 2 + B1 से गया था, चाहे आपका वर्ब का ing से जाए, कैसा नाउन बनेगा, सिंगुलर नाउन बनेगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, हैव गलत है, ठीक है, हैज आना चाहिए, हैव गलत है। तो ये भी हमारा एक तरीका है, क्लियर है। एक तरीका और है, वो भी बताते हैं, ध्यान से देखिए। पहले आपको थोड़ा सिंगुलर प्लूरल वर्ब बता देते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, जो बच्चे नए हैं, जो अभी भी पढ़ना शुरू किए हैं। देखो सिंगुलर प्लूरल वर्ब तो बस समझो ये बात है कि
अपना नाम भूल जाना, ये मत भूलना। अगर सच में पढ़ना चाहते हो तो सिंगुलर प्लूरल वर्ब मत भूल जाना भाई, ठीक। सबसे पहली तो जो बात याद रखनी है कि आप नाउन में एस ई एस ऐड करते हैं तो प्लूरल बनता है। बस याद करो, एकदम उल्टा होता है वर्ब के लिए। मतलब वर्ब में आप एस ई एस ऐड करेंगे, मतलब वांट्स, मतलब रीड्स, ये हमारा सिंगुलर है, वांट प्लूरल, रीड प्लूरल है। मतलब नाउन में एस ई एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है, लेकिन जब वर्ब में एस ई एस जोड़ते हैं तो क्या बनता है, बोलो, सिंगुलर वर्ब बनता है। ठीक है, तो एक चीज तो ये समझ लेनी है सबसे पहले। और ये आपको लग रहा होगा सारी तो हम बचपन से जान रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए बचपन से जानने के बावजूद आप यहीं पे गलती करेंगे, सबसे ज्यादा गलती यहीं पे करेंगे, है ना। आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि ये वर्ब हमारा ये गलत हो चुका है वर्ब। क्लियर? मतलब कि सिंगुलर वर्ब में एस ई एस लगा होता है ना। सिंगुलर वर्ब में एस ई एस लगा होगा, प्लूरल वर्ब में एस ई एस नहीं लगा होता है। एंड हैज हमारा सिंगुलर है, हैव हमारा क्या है, प्लूरल है, और बाकी इज एम है, इधर आर वर है, यहाँ वाज है। ठीक है, शैल और विल का सिंगुलर प्लूरल से कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, वहां पे अलग ही तरह का डिवीजन है, आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल, तो सिंगुलर प्लूरल का कोई वो नहीं है। बट इतना तो आपको याद होना ही चाहिए कि हैड सिंगुलर वर्ब है, हैड प्लूरल है ना। इज एम वाज सिंगुलर है, आर और वर प्लूरल है। ठीक है, चलो ये सब तो फिर भी पता होता है आदमी को, बट ये वाला जरूर याद रखना भाई कि अगर वर्ब में हम एस ई एस लगाएंगे तो वर्ब हमारा सिंगुलर बन जाएगा, है ना। अनलाइक नाउन, नाउन क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा, लेकिन वर्ब क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। क्लियर? तो भाई ये चीज ध्यान रखनी है। कितने तरीके, एक बार जरा रिवाइंड करिए तो क्या क्या मैंने आपको बताया अभी तक, एक बार याद रख देखो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। एडजेक्टिव भी बन सकता है, लेकिन पहले एडजेक्टिव को क्या होना पड़ेगा, उसके पहले द लगा के प्लूरल नाउन बनेगा। मतलब एडजेक्टिव के पहले द लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन। क्लियर? वो भी एक तरीका है। सेकंड वर्ब में सबसे पहला क्या कि वर्ब जब भी नाउन बनेगा सिंगुलर बनेगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म या बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये दो तरीके अभी तक देखें। तीसरा तरीका देखिएगा, एक तरीका और है वर्ब के पास, ऐसे भी वो बन सकता है, लेकिन ऐसे सारे वर्ब्स का नहीं बनता है, ऐसे सारे वर्ब्स का नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि पहले तो आपको ये बता देता हूं कि आर्टिकल ए और एन अगर वर्ब के पहले यूज किया जाए अकॉर्डिंगली जो जरूरत हो, तो ये भी एक नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑब्वियसली वो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, और उसके साथ वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। समझिए बात को। जैसे अटैक का मतलब क्या होता है, अटैक का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना, वर्ब है ना, अटैक, अटैक वर्ब। क्लियर? बट एन अटैक क्या है, एन अटैक ये क्या है, ये नाउन है। अटैक मतलब आक्रमण करना, और एन अटैक का मतलब आक्रमण। टॉक का मतलब बात करना, लेकिन आ टॉक का मतलब कन्वर्सेशन, बातचीत। कंसर्न का मतलब चिंता करना, लेकिन अकंसर्न का मतलब चिंता। जैसे बोलते हैं कि टेक अ बाथ, टेक अ बाथ क्यों बोलते हैं, बात के पहले ए क्यों लगाते हैं, सोचो, बात के पहले ए क्यों लगाते हैं। क्या हमें क्या आर्टिकल के पहले ए लगाने का नियम है, मतलब वर्ब के पहले आर्टिकल लगाना सही है क्या। जैसे सोचो, गो वर्ब है, समझिए, गो वर्ब है। अब क्या गो के पहले आप ए लगाएंगे, अगो, अगो का कुछ मतलब समझ आ रहा है, नहीं। आर्टिकल लगाने का काम हम वर्ब के पहले थोड़ी करते हैं। क्यों लगाया हमने इसके पहले, यहां पे लगा रहे हैं, मतलब हर वर्ब के पहले नहीं लगेगा, कुछ कुछ वर्ब के पहले लगता है। यहां पे अगर आर्टिकल लग गया मतलब सीधी सीधी बात है ये नाउन है, क्योंकि वर्ब अगर ये होता ना तो आर्टिकल लगता ही नहीं, वर्ब के पहले आर्टिकल लगता ही नहीं है। बोलो भाई, वर्ब के पहले आर्टिकल लग ही नहीं सकता, अगर आर्टिकल लगा है मतलब ये नाउन की तरह काम कर रहा है, तभी लगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे एन अटैक का मतलब आक्रमण, अचौक का मतलब बातचीत, अकंसर्न। तो बात का मतलब स्नान करना, है ना, अबात का मतलब स्नान, ये हो गया इसका मतलब। क्लियर है? तो ऐसे भी बन सकता है हमारा, ऑब्वियसली ये कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। समझ में आया भाई? तो ये तीन तरीके हैं, ये आप यहां पे लिख सकते हैं कि नॉट फॉर ऑल वर्ब्स, जितने वर्ब्स हैं सारे के सारे वर्ब्स के लिए। ये नहीं कि भैया एन इट बना देना कि अरे सर आप बताए थे एन इट, ना, ऐसा नहीं। ठीक है, नॉट फॉर ऑल वर्ब्स,
सारे के सारे वर्ब्स के लिए ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इसके पिछले वाले जो दोनों रूल्स थे वो सारे के सारे वर्ब्स के लिए एप्लीकेबल है, ये वाला सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? ठीक ठीक है, अब हम थोड़ा सा वर्ब की बात कर चुके हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर होने के बाद अब हमें सिंगुलर प्लूरल वर्ब भी क्लियर हो गया, सब्जेक्ट पहचानना भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक मैं रूल और बताना चाहूंगा आज, बस रूल इतना ही रहेगा, एक रूल और उस एक रूल के बाद सीधे एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान से समझिएगा कि जैसे वन, ईच, ईदर, नीदर, मोस्ट, ऑल, एनी, बोथ, एटसेट्रा। एटसेट्रा आप समझ जाएंगे, एटसेट्रा आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि इस एटसेट्रा में क्या क्या आएगा, ये धीरे धीरे आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि एवरीवन है ना, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समवन, समबडी, ये सब आप धीरे धीरे खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये इस मतलब इस जोन के वर्ड्स समझ आ रहा है, इस जोन के वर्ड्स क्लियर। इनका क्या रूल है कि बेटा अगर इसके बाद ऑफ आया, बस इतना याद रख लो, अगर इसके बाद ऑफ आया तो इसके बाद प्लूरल नाउन आना ही चाहिए, तो इसके बाद प्लूरल नाउन आना ही चाहिए, 100% प्लूरल नाउन आना चाहिए। क्लियर है? लेकिन इसके बाद वर्ब कैसा आएगा सोचो। अब एक बार आप वीडियो पॉज करिए प्लीज और सोच के बताइए कि यहाँ का वर्ब क्या होगा। ठीक है, प्लूरल नाउन आया तो क्या प्लूरल वर्ब होगा, बस यही चीज तो आपको समझाना है भाई। अगर आपको लगता है कि सर ये प्लूरल नाउन आया इसलिए वर्ब प्लूरल होगा, तो आप फिर गलती कर गए। मैंने अभी अभी आपको बोला है, पहले मैंने क्लास की स्टार्टिंग यहीं से की है कि पहले प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट है। मतलब सब्जेक्ट ये नहीं है भाई, सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट ये सारे वर्ड्स हैं। इस फॉर्मेट में, इस स्ट्रक्चर में ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये सारे के सारे वर्ड सब्जेक्ट होंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको क्या समझा रहा था कि अगर ये सारे वर्ड्स लिखे हों, एटसेट्रा है, एटसेट्रा में क्या क्या वर्ड्स आएंगे वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे, बट फिलहाल ये सारे मतलब इस जोन के वर्ड्स हैं, इसकी तरह कुछ वर्ड्स होंगे। इसके बाद ऑफ आया, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, ये मैंने आपको बताया, पहला रूल तो ये था कि ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आना ही आना चाहिए। ठीक है भाई, उसके बाद का लेकिन जो वर्ब होगा वो प्लूरल नहीं होगा, मतलब वो जरूरी नहीं है कि प्लूरल हो, क्योंकि ये डिसाइड नहीं करेगा कि यहाँ का वर्ब क्या होगा। क्यों नहीं डिसाइड करेगा? क्योंकि भाई हम आपको बताए कि पहला प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट तो ये सब बना ना, ये कहां सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट नहीं हुआ है ना। ये जो वर्ड्स यहां पे लिखे ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हो गए। अगर मैं लिखूं कि वन ऑफ, अब वन ऑफ के बाद बॉय आएगा कि बॉयज आएगा? बॉयज आएगा, पहली बात तो प्लूरल आना चाहिए, तो वन ऑफ द बॉयज। अब इज आएगा कि आर आएगा? ये बॉयज थोड़ी ना डिसाइड करेगा, ये वन डिसाइड करेगा, और वन सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। लेकिन वही मैं बोलूं कि मोस्ट ऑफ द बॉयज, तो ये तो बॉयज अभी भी होगा क्योंकि मोस्ट हो चाहे जो हो, ऑफ के बाद प्लूरल आएगा। लेकिन अब इज होगा कि आर होगा? तो भाई अब आर होगा, इज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट प्लूरल है, मोस्ट डिसाइड करेगा कि वहां का वर्ब क्या होगा। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। ठीक है, कि यहाँ वर्ब डिसाइड करते समय ये बेसिक रूल है जो हम जहां से हम लोग शुरू किए ग्रामर पढ़ना। वर्ब डिसाइड करने के पहले आपको वही चीज समझना है कि वर्ब जब भी सोचना पड़े तो पहले प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड देखो। क्लियर है? और इस ऑफ के बाद नाउन बताना हो तो प्लूरल नाउन बताओ। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बिना रूल जाने भी हम सही नहीं करते, तो हम आपको बता रहे आप गलती कहां करते है ना, आप गलती कहां करते ये हम आपको बता रहे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से देखना, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक, इज ऑब्लिक आर। अब यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है भाई, कुछ है ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी एक आदमी है, तो सपना में भी सही कर देंगे महेंद्र सिंह धोनी इज, ठीक, महेंद्र सिंह धोनी इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर। प्लेयर होगा कि प्लेयर होगा बता ना, अब यहां बताओ एक बार, प्लेयर होगा कि प्लेयर्स होगा? बोलो भाई। अभी क्या आया? वन आया,
ऑफ आया, अब ऑफ के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए। अगर यहाँ पे वन ऑफ सीधा ये कुछ नहीं लिखा होता, सोचो इसको मिटा दिया, तो आपको रूल ध्यान आता कि सर ने अभी बताया था वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, लेकिन इनके बीच की दूरी को बढ़ा दिया गया क्योंकि ये नाउन है ना, प्लूरल नाउन, तो इसको तो क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आ सकता है ना, तो इसलिए वन ऑफ द मोस्ट क्या लिखा था ना, सक्सेसफुल। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बीच में जो द मोस्ट सक्सेसफुल आ गया ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आना है, चाहे वो प्लूरल नाउन तुरंत आए चाहे थोड़ा दूर बाद आए, आना तो प्लूरल ही है भाई, सिंगुलर नहीं आएगा, आना तो प्लूरल ही। मेरी बात तो समझेगी नहीं, मतलब वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर्स, प्लेयर्स में तो समझ में आ भी गया, अगर ये प्लेयर्स की जगह पे ध्यान देना बैट्समैन लिख देता ना, तो किसी भी क्लास में खड़े होकर कह सकता हूं 50% बच्चे कम से कम गलत करेंगे, 100%, 50% बच्चे कोई भी क्लास कितना भी नंबर हो, 50% बच्चे कम से कम गलत करेंगे, उन्हें नहीं पता चलेगा क्या गलती, फिर वही गलती है, वन है ऑफ है, फिर प्लूरल नाउन आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए। अब ये सब तो नाउन है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, बताया था एफ यू एल लास्ट में लगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, तो ये तो एडजेक्टिव है, तो ये तो अलग चीज है ना, लेकिन बाद में जो नाउन आएगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, भाई मैन का प्लूरल मैन होता है, तो बैट्समैन का प्लूरल भी क्या होगा, बैट्समैन होगा, गलत था अभी, बैट्समैन होगा, समझे कि नहीं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट छोटा होता है, कॉन्सेप्ट छोटा या बड़ा थोड़ी ना होता है, कॉन्सेप्ट इजी या कॉम्प्लेक्स नहीं होता, उसका एप्लीकेशन जो है ना वो इजी या कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्लियर है, सेंटेंस बड़ा होगा आप फंस जाएंगे, समझ आएंगे नहीं। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा था कि ये एक पॉइंट हमने पढ़ा, ये एक रूल हमने पढ़ा, इस रूल को आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। जो भी हमने अभी तक पॉइंट्स पढ़े बेटा, जो भी हमने अभी तक पॉइंट्स पढ़े हैं, इतना ही पॉइंट सिर्फ अभी तक देखना है। हमने सिर्फ ये पढ़ा, एक बार मैं छोटा सा एक रिवाइंड करता हूं, ध्यान से देखिएगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन बन सकते हैं, जो सब्जेक्ट बनेगा वही ऑब्जेक्ट बनेगा। एडजेक्टिव के पास तरीका है द लगा के प्लूरल नाउन बनने का, नाउन प्लूरल होगा, इसलिए अगर इसके अकॉर्डिंग कभी वर्ब आना हुआ तो वर्ब प्लूरल होगा। वर्ब के पास क्या क्या तरीका है बोलो, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, या फिर ए ऑब्लिक एन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, इसका पैसिव क्या होता है, इसका पैसिव होता है टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका पैसिव होता है बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इतने सारे के सारे जो बनेंगे ये हमारे सिंगुलर नाउन बनेंगे। और एक जो आखिरी वाला रूल वो अभी आपको बताया था, और जो सबसे पहला वाला रूल भाई वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, सेंटेंस के फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट। याद कर लो, रट लो भाई, सेंटेंस के फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन जो आपको कल के क्विज में मैंने दिए थे, है ना, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जो कल के क्विज में मैंने आपको क्वेश्चन दिए, ये सब क्वेश्चन दिए भी थे। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि द डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दिस प्रोजेक्ट needs to be imbibed through, है ना भाई, आपको बड़ा एग्जांपल चाहिए था ना, तो बड़ा एग्जांपल लीजिए, टू बी imbibed through टेक्नोलॉजिकल wizardry and शेयर क्या लिखा हुआ है, ऑडेसिटी, शेयर ऑडेसिटी। भाई ये क्वेश्चन है, इसमें एरर बताना है, कल के क्विज में ये क्वेश्चन था, है ना, जो लोग गलत किए बताने के बावजूद, है ना, रूल बताने के बावजूद, तो फिर आप, इसका मतलब ये है कि आप अभी तक समझे नहीं हो बात को, है ना। सबसे पहले समझिए, पहले इसमें वर्ब है कहाँ, ये बताओ कहाँ है वर्ब, द डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दिस प्रोजेक्ट नीड्स, ये रहा वर्ब। ये भी पता चलना चाहिए, पता चला बहुत लोगों को यही नहीं पता चल रहा है कि वर्ब है कहाँ, थोड़ा बहुत तो नीड मतलब जरूरत होता है, तो नीड का फॉर्म है तो वर्ब ही होगा, ये रहा वर्ब।
अब इस वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, है ना। ये सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, है ना, ये सब्जेक्ट के ही हिसाब से होगा, इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब बिल्कुल समझ जाइए कि बस एक दूसरे के हिसाब से ही होते हैं, है ना। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब, वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट, ठीक है। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं, बीच में चाहे जो मन करे भर दीजिए सब कुछ, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, ये वो, है ना। लेकिन जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर कोई बच्चा, इसमें कंफ्यूजन क्या है, क्यों गलत करते हैं बच्चे इस सेंटेंस को, कल के पेज में कराया तब भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। क्या, क्यों गलत किया? दिस प्रोजेक्ट दिख रहा है इसके जस्ट बगल में, जस्ट पीछे क्या दिखेगा, दिस प्रोजेक्ट। अब दिस प्रोजेक्ट क्या है, सिंगुलर के प्लूरल, सिंगुलर। दिस मतलब यह, अकेला, सिंगल प्रोजेक्ट, तो ये सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके हिसाब से अगर ये वर्ब होना होता तो क्या होता, सिंगुलर होता। और अगर ये सिंगुलर होता तो ये सही होता। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया कि वर्ब में एस ई एस लगाएंगे तो क्या होता, सिंगुलर हो जाता है, प्लूरल नहीं होता है। यानी कि बेटा नीड प्लूरल है, नीड्स सिंगुलर है ना, नीड प्लूरल है, नीड सिंगुलर। अगर इसके हिसाब से होना होता तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं फिर वही बात बता रहा हूं कि इसके हिसाब से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे प्रीपोजिशन पहला है ऑफ, और पहले प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाले जो वर्ड, या तो कॉम्प्लेक्सिटीज को देखो या पूरा को साथ में देखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। द डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, ये कैसा है, ये प्लूरल है। और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, नीड्स नहीं होगा, क्या होगा, नीड होगा, ठीक है। नीड्स नहीं होगा, क्या होगा, नीड होगा। सिंपल सा रूल है, पहले प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट होगा, डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। ये दोनों प्लूरल है, इसलिए वर्ब क्या होगा, प्लूरल। अब वर्ब प्लूरल होगा, फिर से भूल मत जाना, प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता है, क्लियर। बाकी इस सेंटेंस में कुछ हमारा कुछ वर्ड्स हैं जिसको मैं आपको बता देता हूं। इम्बाइब वर्ड, विजर्डरी, शेयर, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी तो बता चुका हूं, ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, ठीक है। यहां बहुत टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, जल्दी 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 आपको बस मीनिंग बताता हूं। शेयर का मतलब होता है आउटराइट या कंप्लीट, आउटराइट या कंप्लीट, पूरी तरह से बोल सकते हैं आप। इम्बाइब का मतलब, बहुत अच्छा वर्ड है इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब होता है, इम्बाइब का मीनिंग होता है टू, यू कैन से टू ग्रास्प, जैसे किसी चीज को, जैसे बोला जाए कि यू मस्ट इम्बाइब नॉलेज, मतलब कि ग्रास्प कर लेना, उस चीज को ग्रहण कर लेना। वी कैन से टू सीक, है ना, ये भी वर्ड होता है, इम्बाइब कर लेना, ठीक है। एंड एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कर लेना, सीक कर लेना, ग्रास्प कर लेना। विजर्डरी विजर्ड से बना है, और विजर्ड, इसको विजार्ड नहीं पढ़ते हैं आप, पूरा नहीं, और विजर्ड, विजर्ड, विजर्ड का मतलब जादूगर होता है। विजर्ड का मतलब क्या होता है, जादूगर। तो टेक्नोलॉजिकल विजर्डरी का मतलब हुआ टेक्नोलॉजी का जादू, मतलब कभी कभार कोई चीज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी उसमें यूज की जाती है कि हमें लगता है कि अब जादू सा हो गया, ये कैसे हो गया, सोचा भी नहीं होगा आपने। तो इस तरह की चीज को हम क्या बोलते हैं, विजर्डरी। So wizardry, sheer, audacity, imbibe. Clear? Next question. ठीक है, एक बहुत ही अच्छा सवाल मैं आपको कराना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। इन अ क्लास ऑफ, इन अ क्लास ऑफ, हैंडराइटिंग का इश्यू है भाई थोड़ा, तो आप, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, कॉमा, रेयरली वन, ठीक है, इफ at all any of the students, of the students, ठीक है, have, चलो मैं और क्लियर कर देता हूं कि आपको वर्ब भी बताना है और कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि और कहां कहां गलती होगी। have adequate, adequate का मतलब sufficient, enough, adequate knowledge। पहले तो सेंटेंस क्या रहा है ना, क्या कह रहा है, पहले पहले तो ध्यान देना पड़ेगा। और एक आपको छोटी सी बात बताई थी, अगर आपको जरा सा भी याद हो तो, है ना, कि सेंटेंस का जब हम पोस्टमार्टम करते हैं, सेंटेंस को जब हम ब्रेक करते हैं, तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होता है, टर्शियरी इंफॉर्मेशन होता है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन मतलब जिसके बिना सेंटेंस बेकार हो जाएगा बिल्कुल, है ना। क्या कह रहा है कि 50 स्टूडेंट्स की क्लास में रेयरली वन, मतलब मुश्किल से एक, मुश्किल से एक, इफ एट ऑल एनी। अब इफ एट ऑल एनी नहीं भी समझ में आ रहा हो ना भाई, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना तक समझ में आया ना, आगे बढ़ जाओ, इतना तक समझ में आया, आगे बढ़ जाओ,
कि 50 स्टूडेंट्स की क्लास में मुश्किल से एक स्टूडेंट में से एक जो है उसको सफिशिएंट नॉलेज है। सिर्फ यही इस सेंटेंस का मतलब है। क्लियर है? इफ एच ऑल एनी का मतलब हुआ कि अगर है भी तो, अगर है भी, अगर उनमें से एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब उनमें से अगर किसी को है भी तो मुश्किल से एक को सफिशिएंट नॉलेज है, बाकी सब तो ऐसे ही। क्लियर है? तो यहां पे हमारा वर्क किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? 100% हमारा वर्क किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? वन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्यों वन के अकॉर्डिंग होना चाहिए? इसलिए वन के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि अगर ध्यान दीजिए यहां पे अब ये मत कहिएगा कि पहला प्रिपरेशन ऑफ, तो पहले क्लास ये सिंगुलर है तो सिंगुलर। भाई क्लास यहाँ का वर्ड नहीं है, ऐसे भी एग्जांपल होंगे भाई, जाहिर सी बात है। मैंने आपको क्या बोला ना, मैंने तो आपको पहले ही बोला कि भाई इंग्लिश है, लैंग्वेज है, एग्जांपल कैसे 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 फ्रेम होगा, ठीक है, उसका मीनिंग भी निकालना पड़ेगा। मुश्किल से एक है जिसको नॉलेज है, तो किसको नॉलेज है? एक को ना। इसकी बात चल रही है ना मुश्किल से एक वाले की, इसके हिसाब से हम जाएंगे। वन के हिसाब से यहाँ वर्क क्या होगा? हैज होगा, हैव नहीं होगा। वन के हिसाब से क्या होगा? हैज होगा, हैव नहीं होगा। भाई क्लियर है कि नहीं? बोलो, है ना? आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर सेंटेंस को छोटा करना हो तो सेंटेंस को, मतलब सेंटेंस के दो दो चार चार पांच पांच वर्ड हटाना शुरू करो, हटाना शुरू करो, ठीक? हटाते हटाते सेंटेंस छोटा हो जाएगा, फिर अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जिसको हटाने से सेंटेंस एकदम गलत लगने लगे, बस समझ जाना उसको हटाना नहीं है, वही प्राइमरी है। समझिएगा तरीका। जैसे यहाँ पे इफ एच ऑल हटा भी दिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर है भी तो, ऐसा नहीं भी बोलेंगे तो क्या? अगर है भी तो, ये तो इसलिए बोला था क्योंकि एम्फेसाइज करना चाहते थे। अगर नहीं भी बोलेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? रियरली वन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब इफ एट ऑल एनी, इसको हटा भी सकते हैं। और ये बताने की क्या जरूरत है कि क्लास में कितने बच्चे हैं? बोलो, क्लास में 50 हो, 60 हो, 70 हो, बहुत सारे हैं, लेकिन कम, लेकिन रेयरली वन ऑफ द स्टूडेंट्स है। अब ऐसे सोचो एक बार, एक्स्ट्रा पार्ट था ये, बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए था, ये वाला और ये वाला। इसको हटाने से कोई फर्क पड़ा? आप कहेंगे सर ऐसे तो हम कुछ भी हटा देंगे, तो ठीक है, रेयरली वन हटा के देख लो एक बार, रेयरली वन हटा दो, बाकी सब लिख के एक बार पढ़ो, क्या मतलब हुआ? कुछ मतलब नहीं निकला। समझ रहे मेरी बात? तो सेंटेंस में से हटाना है तो उस चीज को हटाएंगे जिसको हटाने के बाद सेंटेंस का मीनिंग डिस्टॉर्ट नहीं होगा। क्लियर? तो पहला वाला पार्ट इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए था। इफ एच ऑल एनी, ये कंफ्यूज करने के लिए था। इसको हटाया तो बाकी तो अपने आप दिख गया। अगर यहाँ पे रेयरली वन लिखा हुआ है, रेयरली भी हटाओ नहीं यार, मुश्किल से क्या, बस एक को बोलना है, मान लो हटाओ, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज होगा कि नहीं? पहले प्रीपोजिशन के पहले वन, तो पहचानना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कभी कभी। समझ में? इतना एकदम होता ना कि परोस के बिल्कुल नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन सेंटेंस को छोटा करना ये बहुत अच्छी आर्ट है भाई, ये आपको आना चाहिए, सेंटेंस को छोटा करना आना चाहिए आपको। देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिएगा, द कंटेंट्स ऑफ एनी बुक on any subject of this class gives the width and depth of the coverage. क्लियर? ये रहा भाई सेंटेंस हमारा, ठीक है? क्या सेंटेंस है? The contents of any book on any subject of this class gives the width and depth of the coverage. क्या करना है भाई? अभी तो देखो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वही करना होगा, बाद में जब सब पढ़ लेंगे तो आप सोचना पड़ेगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल तो जितना पढ़े हैं वही करना होगा। ये रहा वर्ब हमारा, है ना? ये हमारा गिव्स रहा वर्ब, ये हमारा रहा वर्ब, और इसका खोजना है सब्जेक्ट, है ना? और सब्जेक्ट के हिसाब से इसको मिला देना, बस इतना ही करना है आपको। क्लियर? बस उतना ही करना है आपको कि सब्जेक्ट के हिसाब से इसको मैच कर देना है, सब्जेक्ट और वर्ब का मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चा समझा कि दिस क्लास सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके जस्ट पहले है, अब बचपन से ये पढ़ रहा है, वो क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है ना? लेकिन वो बचपन वाली बात भूल जाइए बस। समझ रहे हैं ना? बचपन वाली बात जो है, ये वाली बात भूल जाइए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में 70 चीजें आ जाएगी, उसका क्या? समझ रहे? तो दिस क्लास कोई समझेगा तो उसको गिफ्ट सही लगेगा। क्यों भाई? गिफ्ट सिंगुलर है कि प्लूरल? बोलो, सिंगुलर है, एस लगा है, वर्ब पे एस लगता है तो सिंगुलर होता है।
अगर मान लो इसको नहीं देखा, बोला कि अरे प्रीपोजिशन बताया था सर ने, प्रीपोजिशन के पहले ओहो मिल गया सब्जेक्ट भाई, एनी सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट है, एनी सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है इसमें, तो ये भी सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से भी सही है। गलत हो गया भाई, है ना। एक और प्रीपोजिशन ऑन, इसके पहले एनी बुक, अब किसी को लगा नहीं नहीं सर एनी बुक था सब्जेक्ट, गलती हो गई, दिस क्लास नहीं है, एनी सब्जेक्ट नहीं है, एनी बुक है सब्जेक्ट, तो एनी बुक के हिसाब से भी तो गिफ्ट सही है भाई, एनी बुक भी तो सिंगुलर है, एनी सब्जेक्ट भी तो सिंगुलर है, दिस क्लास भी तो सिंगुलर है, इसलिए मैंने क्या जोड़ा, पहला प्रीपोजिशन, फर्स्ट प्रीपोजिशन, और फर्स्ट प्रीपोजिशन ये रहा, और इसके पहले कंटेंट्स ये प्लूरल है, इसलिए प्लूरल होगा, चाहे कितना भी दूर हो इसके हिसाब से ही होना पड़ेगा उसको, समझ रहे कि नहीं भाई। सब्जेक्ट और वर्ब जो है हस्बैंड वाइफ की तरह है, दूर पास से मतलब नहीं है, एक दूसरे के हिसाब से उनको चलना होगा, मजबूरी है, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। सो द कंटेंट्स ऑफ एनी बुक और एनी सब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास गिव द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द कवरेज। तो भाई ये बहुत पहले लिखा हुआ था, बट यही हमारा सब्जेक्ट है, पहले प्रीपोजिशन के जस्ट पहले। बोलो क्लियर है कि क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो कल आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था, समझिएगा, अभी तो मैं आपको इतना पढ़ा चुका हूं कि आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टू एस्टेब्लिश हार्मनी बिटवीन परसुइंग करियर, कैरियर मत पढ़ा करिए, कैरियर ये होता है गुड्स कैरियर, ये कैरियर है ढोने वाला, कैरी से कैरियर, करियर, करियर मतलब आपका करियर, ठीक है। तो क्या लिखा भाई हमने, टू एस्टेब्लिश हार्मनी बिटवीन परसुइंग करियर एंड accomplishing responsibilities are the most important things to take care of। किसी बुक का सेंटेंस नहीं भाई, किसी एग्जाम का नहीं है, खुद ही बनाया मैंने, ध्यान दीजिए, है ना। कैसे कैसे इसमें क्या है सब्जेक्ट, क्या है वर्ब, सोचो एक बार। वर्ब तो दिख रहा है भाई, यहां दिख रहा है, ये रहा आर, इसको मिलाना है कि सही है कि नहीं, है ना। अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से कोई सोचेगा तो उसको तो ठीक ही लगेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्लूरल है, आर लिखा है, सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं भाई ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सेंटेंस कैसे शुरू हुआ ध्यान दो, है ना। टू एस्टेब्लिश हार्मनी, अभी आपको मैंने बताया, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। कैसा नाउन बनेगा, सिंगुलर नाउन बनेगा, कैसा नाउन बनेगा, सिंगुलर। और दूसरा, आपको लगता है प्रीपोजिशन सिर्फ ऑफ इन, है ना, ऑफ इन ऑन यही सब है, नहीं, बिटवीन भी प्रीपोजिशन, बिटवीन भी प्रीपोजिशन, तो बिटवीन प्रीपोजिशन है, तो फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले जो फ्रेज है टू एस्टेब्लिश हार्मनी, क्लियर है कि नहीं बोलो, टू एस्टेब्लिश हार्मनी, ये फ्रेज पूरा का पूरा टू एस्टेब्लिश हार्मनी, ये हमारा जो फ्रेज है टू एस्टेब्लिश, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो नाउन बना, जो कि सिंगुलर नाउन है, ये वर्ब चाहता है, इसके हिसाब से वर्ब होगा, और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, इज होगा। टू एस्टेब्लिश हार्मनी बिटवीन परसुइंग करियर एंड अकॉम्प्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि एक सामंजस्य बिठाना, करियर को मतलब परस्यू करने के और जिम्मेदारियों को निभाने के बीच में एक सामंजस्य बिठाना, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक बार जरा हिंदी में देख के सोचो, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, जिम्मेदारी निभाना है, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, करियर को परस्यू करना है, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन दोनों के बीच में हार्मनी बिठाना है, तो ये सब्जेक्ट है ना, बोलो समझ में आया कि नहीं। तो मीनिंग के हिसाब से तो देख ही सकते हैं, बट तरीका जो है उसको भी समझिए, इसके हिसाब से हमारा वर्क क्या हो जाएगा, इज। क्या अब ये सेंटेंस सही हो गया, सोचिए, क्या अब ये सेंटेंस सही हो गया, पढ़ के देखिए। To establish harmony between pursuing career and accomplishing responsibilities is the most important things। नहीं भाई नहीं सही हुआ, ये things गलत है, thing होगा, क्यों, क्योंकि एक ही चीज तो है, एक ही काम की तो चर्चा हो रही है, तो things भी तो गलत होगा ना। देखो हिंदी में सोचना एक बार, हिंदी में सुनना एक बार, करियर परसू करने और जिम्मेदारी निभाने के बीच में सामंजस्य बिठाना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि है
है, क्योंकि एक ही चीज महत्वपूर्ण इस सेंटेंस में एक ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताया जा रहा है, और वो क्या है? हार्मनी को बिठाना, सामंजस्य बिठाना, है ना, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, टू एस्टैब्लिश हार्मनी। सो ऑब्वियसली ये थिंग्स गलत है, थिंग होगा। मतलब मैं आपको एक स्टेप आगे लेके चल रहा हूं। अब वर्ब मिलाना तो आपको आ गया, वर्ब आप मिलाइए, साथ साथ में उस वर्ब के हिसाब से बाकी चीजें भी एग्री होनी चाहिए, है ना। बाकी की जो चीजें हैं सेंटेंस में, वो भी उसके हिसाब से एग्री होना चाहिए। तो थिंग्स गलत है, क्या होगा? थिंग होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मतलब सिर्फ वर्ब नहीं मिलाना है, थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ना है, और उसके हिसाब से बाकी चीजों को भी क्या करना है, बोलो, मतलब कि उसको भी सही करना है। ध्यान दीजिएगा। एक ये क्वेश्चन था कि इट इज अ वेरी इजी थिंग टू नोटिस दैट I am the ninth letter of the alphabet। भाई इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा बच्चे गलत कर रहे हैं, तो भाई इस क्वेश्चन को अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर आपको भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है ना। क्योंकि आई के साथ एम लगता है बहुत सही, लेकिन क्या यहाँ आई का मतलब मैं है? बोलो। अरे ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट, B is the second letter of the alphabet, C is the third letter of the alphabet, I is the ninth letter of the alphabet। यहाँ I का मतलब मैं थोड़ी ना है, ये I नाइन्थ वाला एलिमेंट है, I है, I की बात की जा रही है, मैं नहीं। यदि I के हिसाब से M दिख गया तो भाई बहुत सही। मतलब ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिया था कि आप इस हैबिट से बाहर निकल जाओ कि वर्ड देखा, उसके पहले वाला वर्ड देखा, बस इन दोनों को देख के संतुष्ट हो गए, बाकी ना पहले से कोई मतलब ना बाद में। ये इस आदत से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आई क्या है। यहाँ पे अगर इतना सेंटेंस होता, इतने को देखोगे तो क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा, है ना। जब पूरा सेंटेंस देखेंगे तब तो पता चलेगा कि यहाँ पे आई है क्या। ये आई तो एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, ये यहाँ वाला आई प्रोनाउन नहीं है। जैसे ए इज द फर्स्ट लेटर, बी इज द सेकेंड लेटर, आई इज द नाइन्थ लेटर ऑफ द अल्फाबेट, तो यहाँ पे एज होगा, एम नहीं होगा। ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, द परफॉर्मेंस of the students in the 10th class, लिख लो भाई, in the 10th class is ऑब्लिक आर, आपको बताना है कि इज होगा कि आर होगा, comparatively satisfactory than that in the 9th class। क्या गलत है? एज होगा कि आर होगा? एज होगा कि आर होगा? तो भाई समझते हैं एज होगा कि आर होगा। पहला प्रीपोजिशन ऑफ, दूसरा प्रीपोजिशन इन, दूसरे के पहले देखेंगे तो स्टूडेंट फुल रन है, बट इससे मतलब नहीं है भाई, पहले वाले से मतलब है। पहले के पहले द परफॉर्मेंस सिंगुलर है, क्या बोलो? सिंगुलर। बताया था लास्ट में एन सी लगाओ तो नाउन होगा, ठीक है, एन सी लास्ट में लगाओ तो नाउन होगा। द परफॉर्मेंस सिंगुलर है, वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, आर गलत है, एज होगा। क्लियर? और एक दो क्वेश्चन और कराए तो आपको। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। द utmost importance given to honesty and truth, ठीक है, the utmost importance given to honesty and truth in this organization is the absolute reasons for the employees to prosper मतलब
समृद्ध होना, प्रॉस्पेरिटी, जैसे प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? समृद्धि। तो प्रॉस्पर का मतलब समृद्ध होना। टू प्रॉस्पर पर्सनली एंड प्रोफेशनली, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। ठीक है, तो बच्चों ये सवाल है, इसमें बताना क्या गलत है, क्या गलत है इसमें? The utmost importance given to honesty and truth in this organization is the, तो पहले भाई वर्ब को पकड़ते हैं, ये रहा वर्ब, देखना है सही है कि नहीं, है ना। तो भाई the utmost importance given to honesty and truth in this organization, तो एक तरह से पहला प्रीपोजिशन टू है, टू के पहले ये है, यानी कि जो बहुत ज्यादा महत्व जो दिया गया है या दिया जाता है ऑनेस्टी और ट्रुथ को इस ऑर्गेनाइजेशन में ईमानदारी और सच्चाई को जो महत्व दिया गया है या दिया जाता है, वही एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कारण है। इसमें तो कुछ गलत नहीं है भाई, कुछ तो क्वेश्चन अलग रहा होगा। एब्सोल्यूट रीजंस लिखा है ना, रीजंस। अब देखो, अब तो आप समझ ही गए कि यही गलती है ना। तो ये जो रीजंस लिखा हुआ था सेंटेंस में, आपको मैंने जो पिछले क्वेश्चन में बात बताई थी कि सिर्फ वर्ब तक सीमित नहीं रहना है, वर्ब के थोड़ा आगे निकलना है। द utmost इंपॉर्टेंस गिवन, ये सिमिलर है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो वर्ब सिमिलर होगा, मतलब वर्ब बिल्कुल सही है भाई, वर्ब में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आप कहना है वर्ब भी गलत है हर बार, नहीं, वर्ब सही है। बट अगर वर्ब सिमिलर है तो बाकी चीजें भी सिमिलर होनी चाहिए, बाकी चीजें भी उसी हिसाब से होना चाहिए। इज द एब्सोल्यूट रीजंस, ये रीजंस इस सेंटेंस में गलत था, यहाँ पे रीजन होगा, क्योंकि हम एक ही रीजन बता रहे हैं, हम एक ही रीजन बता रहे हैं, है ना, हम बहुत सारे रीजन नहीं बता रहे, है ना। इज द एब्सोल्यूट रीजन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दिया जाना, यानी बहुत सारा इंपॉर्टेंस जो है दिया जाना ही हमारा क्या है, रीजन है। क्लियर है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस आज के भी क्विज में थे और कल के भी क्विज में कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप आप बातों को समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके चल रहा हूँ, एक एक चीज आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। कल का क्विज जो होगा उस क्विज में जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसी के बेसिस पे मैं सवाल पूछूंगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करिए, ठीक है, और फिर दोबारा से आके वीडियो को देखने की कोशिश करिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू वांट टू गेट नोटिफिकेशन एवरी टाइम वी अपलोड अ वीडियो। ओके गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।